मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शद हमारी घड़ियां भी सस्ते में बेच दी। शरह दस्तूर से मैं हूँ मुर्शद अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं मुर्शद नासिर इकबाल और मुर्शद हसनात मलिक साहब। ये आप तो क्या घड़ी घड़ी मुर्शद मुर्शद कर रहे हैं अब वो चलें प्रोग्राम करें। नहीं तो क्या मुर्शद कहना कुछ जुर्म है यार, क्या हो गया आपको? बिल्कुल जुर्म नहीं। हाँ, तो लेकिन क्या? उस सूरत में कहें जब आप मैं हूँ मुर्शिद, मैं तो नहीं हूँ। तो फिर आप क्या है मुर्शिद? मैं मुर्शिद मुर्शिद का मतलब यही होता है ना कि आप किसी को एहतराम से एक इज्जत के उसे पुकारें आप, तो आप मुर्शिद हैं हमारे यार। इज्जत तो आप नहीं कर रहे, कुछ और करना चाह रहे हैं आप, लेकिन बहरहाल मैं एक आम सा इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ कि जी मुर्शिद। ठीक है। जी मुर्शिद ठीक हो गया जी मुर्शिद। की ठीक हो गया भाई आप शुरू हो गया, मुर्शिद की मशहूरी हो गई बस। अच्छा बहरहाल तो जनाब मुर्शद आज जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उन्होंने आज तीसरी समाअत की अरशद शरीफ के जो बेईमाना कत्ल है उसके आज खुद नोटिस केस की। पिछली 2 समाअतें जो हैं वो ज़ाहिर है हमने आपको बताया कि क्यों आज खुद नोटिस लिया था और ये बात भी सामने आ गई कि 5,000 से ज़ायद खतूत थे और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अरशद शरीफ साहब की वालदा उनके खतूत। तो अब जो है वो फाइनली एक JIT हुकूमत ने अदालत को बताया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील देगी। ये 5 रुकनी टीम है ये जो कि जो सरबराह होंगे वो DIG हेड क्वार्टर इस्लामाबाद पुलिस हैं अवैस अहमद, और जबकि उसमें ISI से जो हैं वो मोहम्मद असलम हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुर्तज़ा अफजल हैं, FIA से वक़ारुद्दीन साहब हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो से साजिद कयानी हैं। अब ये जो JIT है इसका सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा, ज़ाहिर है पुलिस वाले जो बयानात कलमबंद करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब जो है वो अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये JIT फौरी तौर पर अपना इजलास बुलाएगी और उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। अदालत ने कहा कि कोई अगर मसाइल इस JIT को पेश आएँ तो बराह रास्त चीफ जस्टिस को इस हवाले से तहरीरी तौर पर दाखिल कर सकेंगे और अगली समाअत 1 जनवरी तक मुलतवी की गई है और 1 जनवरी से पहले तकरीबन 15 दिन के अंदर एक इब्तदाई जो प्रिलिमिनरी इंटरम रिपोर्ट है वो भी अदालत को ने कहा कि हमारे जो है वो चैम्बर में पेरुजिल के लिए भिजवा दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो ज़ोर दे रहे थे कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इस टीम की कोई एक टाइम लाइन होनी चाहिए। वो क्या है, कोई टेंटेटिव टाइम दें, तो उस पर अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो हैं उन्होंने कहा कि ये एक पेचीदा मामला है, इसके हवाले से कैसे हम कोई टाइम लाइन दे सकते हैं, जबकि ये टीम जो है वो बैरून मुल्क भी जाएगी और ये सारी इन्वेस्टिगेशन बैरून मुल्क भी होना और यहाँ भी है। और दफ्तर ख़ारजा ने भी अदालत को मुख्तलिफ़ इक़दामात तजवीज़ किए हैं और आइडियाज़ दिए हैं कि इस तरह से भी बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर या बैनुल अक़वामी सतह पर या फ़ॉरेन ऑफिस की सतह के ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है इस JIT की मावनत के लिए, मदद के लिए। तो नासिर साहब आज की समाअत हो गई, अब JIT भी बन गई, व्हाट नेक्स्ट? कयूम साहब अब देखें JIT जो इनकी जो टीम गई थी फैक्ट फाइंडिंग टीम, उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी है 552 पेजेस हैं या काफ़ी कम्प्रीहेंसिव पेजेस है, 582 पेजेस हैं, कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है। उसको ज़ाहिर है उसके रोशनी में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और उसके अलावा वो मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगा, उसके बाद ही ये कुछ हो सकता है कि इसको मतलब किस तरह उसको फॉलो किया जाए, कैसे केस बनाया जाए। आज जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये भी कह रहे थे कि एक्स्ट्राडिशन के लिए भी जो है वो हम इंटरपोल के ज़रिए FIA जो है वो करेगी, उनका अपना प्रोसीजर है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का भी कहा गया है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का भी कहा गया है। ये भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फंडिंग के इश्यूज़ आते हैं या कोई फैसिलिटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऑफिस को डायरेक्टली आप लेटर लिख सकते हैं।
तो और हम इंटरवीन करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज मरतब बंदयाल साहब उन्होंने एक बात और भी क्लियर की कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ इस हद तक कि फैसिलिटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन आप बिल्कुल यू आर फ्री, आप बिल्कुल जो है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और इंडिपेंडेंटली आप इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके पास जाना चाहते हैं जाएं, जिसका रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस शामिल तफ्तीश करना करें, बिल्कुल करें। और आज जो फॉरेन ऑफिस ने अपना लेटर दिया उसमें ये भी लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने काउंटर पार्ट मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट को, कीनियन प्रेसिडेंट को फ़ोन किया है और ये भी सजेशन दिया गया है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन करेंगे और गाहे बगाहे कीनियन एम्बेसी हाई कमीशन जो है उनसे हम राब्ते में रहेंगे ताकि हम इन टच रहें। और उसके लीगल असिस्टेंस जो है उसके लिए लीगल असिस्टेंस के लिए एक तो यही कि जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए आप उन्हें लेटर लिखें और उनकी सपोर्ट मांगें ताकि कलेक्शन, क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ है, जहाँ जुर्म हुआ है वो तो कीनिया में है ना, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। तो नासिर साहब, एक ये भी तासुर आ रहा है कि जनाब इधर अरशद शीर साहब की वालदा जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी और उसके अंदर वो बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने कहा कि मेरा तो शक और इनके ऊपर है। तो उसके फ़ौरन बाद आज हेयरिंग हुई और छोटी सी हेयरिंग, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, अब 1 जनवरी को हेयरिंग होगी। ये भी तासुर दुरुस्त है या यही सारे यही ऐसा ही होता है आज खुद नोटिस केस के अंदर साथ? नहीं, ठीक है, ये अप्रोच अच्छी है। देखें, ड्यू प्रोसेस है, फेयर ट्रायल कभी किसी का केस प्रोजुडिस ना किया जाए। मेरा ख्याल में जो स्पेशल जीआईटी है उनको पूरा कॉन्फिडेंट यानी मिला है सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग से, पिछली हियरिंग से, और उन्होंने कहा जी हम किसी भी किस्म का भी इशू हो तो आप हमारे साथ अप्रोच करें। अब देखें, इसमें जो है मेरा ख्याल है कि बर्डन मतलब किसी किस्म का इशू हो, मतलब अगर कोई कहीं से कोई दबाव डालता है या कोई रुकावट डालता है। अब मैं मिसाल के इमरान खान साहब ने कहा था, खिताब जलसा किया कि जी मुझे कातलों का पता है, अरशद शरीफ का, मैंने इसको कहा था कि मुल्क छोड़ दो, ये वो इस तरह की स्टेटमेंट उसको वो कहेंगे इमरान खान साहब? ज़रा इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि कातलों का पता है, उन्होंने कहा था कि मैंने इसको धमकियां मिल रही थी और मुझे पता है कि कहाँ से मिल रही थी, और इस तरह की बात और भी लोगों ने की थी, जिसमें ज़रूरी है कि उनको शामिल तफ्तीश। वो FFT में जो है वो लिखते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट में लिखती है। फैसल वाडा साहब जो इतनी कह रहे थे कि मेरा फ़ोन और पता नहीं क्या मैसेज कौन से, उन्होंने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। नहीं, वो चीज़ है। फिर ये है कि आपने एक और नोट किया कि वो मैंने तो रात देखी जो सरसरी जो रिपोर्ट कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस ने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया वो इस्लामाबाद पुलिस को शेयर ही नहीं किया। फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि वो ज़रा हमें शेयर करें, उनके साथ भी शेयर नहीं किया। तो अहम मसाइल हैं। अच्छा, इसमें आपने कहीं मुराद सईद के साथ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कोई की है, इंटरव्यू लिया है कि नहीं उसमें? मुझे हाँ, वो लैपटॉप के हवाले से था। वो अभी आज भी मुराद सईद साहब आए हुए थे, तो मैंने पूछा कि आपको उन्होंने तलब किया था तो क्या हुआ आपने उसमें, तो वो कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे पास तो नहीं है, वो मैंने बता दिया था। कयूम साहब, असल में पता क्या है, जब इस तरह का बड़ा ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और आप और मैं ये मुस्तकिल कई अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह का कोई बड़ा वाक़या हो जाए ना, तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना लाइम लाइट में आने के लिए जंप लगा देते हैं, और उसके बाद जब उनको हीट महसूस होनी शुरू होती है, जैसे अभी इन अ सेंस कि जब उनसे कहा जाएगा कि अपने रिकॉर्ड करें स्टेटमेंट और हम एविडेंस भी दें, वो भाग जाएंगे। हाँ, नहीं, आज वैसे मुराद सईद साहब काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी इधर उधर वहाँ पे अदालत में, कभी इससे मिल, कभी राजा आमिर अब्बास साहब से मिल गए। ये है कि वो हमारे साफ़ी भाई थे, अच्छे इंसान थे अरशद साहब, और प्रोफेशनल ठीक है, लेकिन उनको मेहनत से काम करते थे। लेकिन उनका सारा इशू जो है पीटीआई ने हाईजैक किया, और इसी वजह से जो अब लोग शिकवा करते हैं कि तंजीमें पीछे रह गई, तंजीमों का तो टाइम ही नहीं मिला, अगलों ने पूरा इशू हाईजैक कर दिया, और अब वो चीज़ें इस तरह जा रही हैं कि मैनिपुलेशन और इस तरह से वो नैरेटिव बिल्डिंग बनाई जाती है। फिर उसमें साफ़ी तो चले, अब तो जो है ना वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। नासिर साहब, चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि जो लीड है जहाँ से शुरू होनी है इन्वेस्टिगेशन, वो 3 लोग हैं। उनमें से तारिक वसी साहब जो कि कराची किंग्स को देखते हैं सलमान इकबाल साहब के हवाले से, उनकी जो क्रिकेट टीम है वो है, उन्होंने फैसिलिटेट किया था वीज़ा के लिए उनको, वकार को कह के, और फिर उनको वहाँ पे वो भी सारी तफसीलात इसमें फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के अंदर हैं।
तो अब ये जो है JIT जो बनी है, ये अपनी तफ्तीश कहाँ से शुरू करेगी? ये पहले कीनिया जाएगी? नहीं, आज तो उन्होंने कहा है ना कि पहले जो उनकी वालदा है, आज जो उनका वर्जन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अरशद शरीफ की वालदा का स्टेटमेंट सबसे पहले JIT। हाँ, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये भी बताया कि IG गए भी हैं उनकी तरफ शायद। जी, तो वो ये बड़े अब देखें वो उनकी जो स्टेटमेंट है, अब उसके बाद क्या जो उनकी स्टेटमेंट के बाद जिन लोगों पे इल्ज़ाम है उस हवाले से तफ्तीश का रुख जाएगा या कहीं और जाएगा। ये भी होता है ना कि कोई नॉमिनेट करे तो पहले ये हो कि जी वो लोग तो नहीं हैं, पहले उनको क्लियर यानी क्लियरेंस हो कि जी नहीं ये नहीं है, कोई और है। अब ये देखना होगा कि पहले जो स्टेटमेंट है उसके बाद JIT कैसे चलती है। देखिए कयूम साहब, जब स्टेटमेंट लिखवाए जाते हैं ना, तो ये नहीं होता कि जाके आपके दिल में जो आ रहा है जहन में वो आपने लिखवा दिया, ऐसा नहीं होता। वो टीम जो रिकॉर्ड करती है वो आपसे क्वेश्चंस भी करती है और आपसे वो पूछती है कि इसको सब्सटेंशिएट करें, इसको आप एविडेंस दें, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है किसी के ऊपर इसको एविडेंस दें। तो आपको वो बताना पड़ता है या ऑलमोस्ट अगर आपके पास सर्टन ना भी हो लेकिन आपको कुछ क्लूज़ देने पड़ते हैं कि इस वजह से मेरा ख्याल है कि मैं इस बंदे को नॉमिनेट करूँगा क्योंकि ये वाक़यात हुए थे, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो हवा में नहीं होती कोई चीज़। तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना इन सब की दोबारा से वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद वो यकीनन कीनिया भी जाएगी और उन लोगों से दोबारा जो वकार साहब हैं और खुर्रम और दूसरे लोग हैं, और हो सकता है कि अगर उन्हें शक हुआ कि ये इनकी लीड कहीं और जा रही है तो फिर वो समन करवाएंगे इंटरपोल के ज़रिए या और फिर उस ज़िम्मन में अगर कोई रुकावट होती तो वो चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह कर सकते हैं। इसमें देखें एक अच्छी चीज़ है कि फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और वो ऑन बोर्ड है इसमें इस वक्त, मतलब पूरी की पूरी हुकूमत ऑन बोर्ड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक चीज़ आपने नोट की है, कल ये कहा गया था ना कि थर्ड कंट्रीज़ को आप कहें और दबाओ और ये वो, फॉरेन ऑफिस में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वो आज की स्टेटमेंट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट हुआ है कि कोई भी कंट्री हो वो किसी का दबाव इस तरह यानी नहीं हो सकता कि आप कहें जी अमेरिका को कहें या किसी को कहें कि जी आप डिप्लोमेटिक चैनल्स को ये करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि कल ना वो अच्छे वो जो लफ्ज़ अल्फाज थे ना कि थर्ड कंट्रीज़ को कहें कि वो असर रसूख इस्तेमाल करें, वो चीज़ें मेरा ख्याल है ऑफ द रिकॉर्ड तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर इस तरह की चीज़ जो है ना मेरा ख्याल है कि वो नहीं होती। इसी वजह से आज उन्होंने जो क्लैरिफाई वो अपनी एफर्ट बताई हैं कि बायलैटरल हमारे तलक़ात अच्छे हैं, हमें कोई इशू नहीं है कीनिया के साथ, UAE के साथ। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हम जो है वो थर्ड कंट्री को किसी को इन्वॉल्व करेंगे। ये तो क़य्यूम साहब को याद होगा, पुरानी बात है, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब एक बेंच को लीड कर रहे थे, वो बेंच के हेड थे। नहीं, मिसिंग पर्सन का केस नहीं था, वो OGADCL का केस, वो सॉरी ओगरा का केस नहीं था जिसमें वो जो हाँ जो कौन साहब थे वो तौकीर सादिक जो आजकल 84 अरब का केस था और वो आजकल एक्विटल हो गई है और वो कोई दुकान चला रहे हैं लाहौर में। सुने ये मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए, 84 अरब रुपए, 840 मिलियन का केस होता है, तो वो बंदा किसी बहुत बड़े फार्म हाउस में रह रहा होता है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो दुबई चले गए, भाग गए या जो भी किया, तो कोर्ट ने कहा कि आप उनको लेके आए दुबई। तो नैब वालों ने कहा कि सर ऐसा नहीं होता, हमने कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल। हमने उनको लेटर भी लिखे हैं। उन्होंने कहा लेटर लिखने की क्या बात है, गवर्नमेंट को कहें वो भेज देंगे। उन्होंने कहा सर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब उस पर जो उन्होंने ये कहा कि दुबई में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो पाकिस्तान की तरह का ममालिक नहीं है कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको पकड़ के दे देंगे, अगला बंदा नहीं आएगा। तो ये बहुत आसान है कहना। सोफिया मिर्ज़ा के वो खावन का वो जो केस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी एफर्ट की, इफ्तिखार जो हिसाब से लेके ये जो अभी, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मामला नहीं चल सके, वो नहीं आ सके, क्योंकि यही जो आप बात कर रहे हैं वो उसी तरह ही है कि ऐसे होता है। वो ममालिक जो है अपने बंदे नासिर साहब, ये सारी चीज़ें तो थी, मतलब है कि हुकूमत ने वो फैक्ट फाइंडिंग टीम तश्कील दी थी, उस टीम गई, उसने इनिशियल अपनी वो सारी इन्वेस्टिगेशंस की, वो रिपोर्ट आई, और जब वो रिपोर्ट आई तो उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेना 43 दिन के बाद चैमानी दारद आपको नहीं समझ आता, क्योंकि अब उसके बाद एग्जेक्टिव ने अपना कोई अगला एक्शन लेना तो था ही, तो एन उस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया।
देखें, पहली बात तो ये है कि कयूम साहब, मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में ही बताया था कि एचआर सेल में ये मामला एक्टिव है और वो उसको देख रहे थे। और देखें, ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे ही ये वाक़या हुआ था, अंधोनाक वाक़या, तो गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी थी। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि एविडेंस ज़ाया हो जाता है। गवर्नमेंट ने तो पहले शकूर पराजा साहब को भी किया था, वो फिर उसके वो बाद तो कमीशन बनाने के लिए कहा कमीशन था। लेकिन हाँ, वो वो फिर ठीक हट है। गए। हाँ, उससे हट गए वो तो थे। कमीशन था ना, ये तो कमीशन नहीं ना। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग टीम चली गई, ज़ाया नहीं किया, एविडेंस ज़ाया होता है कुछ दिनों बाद। वो उन्होंने जो भी काम किया वहाँ के इन्वेस्टिगेशन की, वापस आए। अब जब वो चीज़ें राइप हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। वैसे तो मेरा ख्याल नहीं था कि ज़रूरत थी कि किसी सो मोटो की, लेकिन मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया कि प्रेशर बहुत आ रहा है, और सेकेंडली लोग लेटर पे लेटर लिख रहे थे, और सेकेंडली हमारा ऊपर सुपरविजन होगा तो शायद ये कि मतलब ये बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा इफेक्टिवली। ये मेरे जहन में आ रही, यही हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये कयूम साहब, हमें जब भी सो मोटो कहें ना तो हम सुप्रीम कोर्ट ना करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये पावर जो है ये चीफ जस्टिस के पास है। सो मोटो की सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, मतलब वो तो कानून चीफ जस्टिस आइन के अंदर तो सुप्रीम भाई 184 में लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है। नहीं, लेकिन Chief Justice is the नहीं, लेकिन Supreme तो Court। आप जजमेंट देखें जो आप वाले केस में वो किया गया है कि वो चीफ जस्टिस आप आइन के तहत करेंगे, चीफ जस्टिस एंड अदर एंड जजेस। अदर ब्रदर जजेस, लेकिन वो चीफ judgment जस्टिस पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 10 रुकनी बेंच ने भी ट्रिगर किया है ना कोई किसी मामले में कि गए जी मैं सो मोटो, उसने मामला चीफ जस्टिस को भेजना है। चीफ जस्टिस बेशक 3 साल ये तो दबा के अब जो बैठे। जजमेंट है ना वो उसके ऊपर है ना, ये जो जजमेंट आई मैं है तो उसके फिर बाद है ना। जजमेंट लॉ बनाया ना, कानून बन गया है। तो जजेस ने कानून ये है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है, कानून ये है कि जी वो वहाँ पे लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट है चीफ यहाँ पे। जस्टिस कयूम साहब, अपना जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में सूमोटो हो रहा था ना, तो यहाँ एक शैले का केस आया था कि ये जो मार्गला हिल्स में शैले बन रहा है, एक शहर बन रहा है, यूँ समझे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। तो तसद्दुक जिलानी साहब ने लेटर लिखा था, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सूमोटो लिया था। तो ये ये ट्रेडिशन पुराना है, ये पुराना चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो तो चले, एक जज ने किया ना, एक जुडिशियल साइड पे भी किसी मैटर पे भी अब जो क्लैरिफाई हो गया कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कि वाया चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को मामला भेज दें, चीफ जस्टिस फिर बेंच बनाएगा, जरूरी नहीं है कि वही बेंच बनाए। तो इस केस में तो चीफ जस्टिस ने जो है वो दो ब्रदर जजेस की राय ली, फिर उसके बाद 17 की नहीं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। 2 ही की क्यों ली? हाँ, और 2 ही, वो भी उसमें इजाजुल हसन साहब। वो पहले वाला केस हुआ था तो उसमें 6 कितने थे जजेस, काफ़ी सारे थे ना, 12 थे, तो उसमें ज़्यादा लेने चाहिए। अच्छा बताएं, इसका फायदा क्या हुआ? मतलब है कि इस आज खुद नोटिस का हो गया, ठीक है, जेआईटी बन गए, जेआईटी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका फायदा क्या हुआ? नासिर साहब ये बताएं। ये सारा काम तो हुकूमत पहले से कर रही थी, इफेक्ट फाइंडिंग टीम थी, उसके बाद जाहिर है ये मुकदमा दर्ज होना था, फिर उसके बाद ये सारा कुछ जाना था। इशू हाईलाइट तो हुआ है, 2-3 दिन देखें सारे बड़े अखबारों में हेडलाइन लगी है। एक बात यह है कि जो स्पेशल जेआईटी बनी है वो सीनियर लोगों की बनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा आप कहें कि उन्होंने कहा है कि सीनियर लोग ग्रेड 20 के लोग हैं। तीसरा ये है कि जो कहा गया कि आप तकरीबन फोर्टनाइटली, जो उन्होंने आर्डर में तो नहीं ये कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय बगाए आप इंटरम रिपोर्ट हमें दें, तो इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग हल्की फुल्की तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। उसका ये होगा कि जो प्रेशर अनड्यू खाम खा पनामा में जब मॉनिटरिंग करती है, जज बनाते हैं, तो फिर उस वक्त आप क्यों शिकायत करते हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट की हो गई है देखें ये ऐसी जजमेंट है जो जजेस वो खुश नहीं होते अगर उनको ऑफसाइड किया जाए ना, तो जजेस नहीं चाहता कि ये उनके सामने इसका मिसाल दी जाए। ये वो जजमेंट देखिए, वो बात यही है कि वो वहाँ भी यही था कि जी वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फैमिली का इशू है, इस वजह से हम मॉनिटरिंग करें। यहाँ भी जिनको फैमिली नॉमिनेट कर रही है, मतलब वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल रिटायर्ड हैं जो मेन 2 लोग हैं। लेकिन ये है कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कल कह रही थी ना कि ऐसे लोग हों जो इन्फ्लुएंस ना जिन पे हो, कोई ये ना कोई उनको प्रेशराइज किया जा सके, ये वो, तो ये मामला है। लेकिन मैंने जो रिपोर्ट कयूम साहब देखी है ना, उसमें मुझे ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो, इसमें मुझे कोई ग्लेयरिंग नहीं लगे कि कोई इस तरह की तजादात हैं जिसकी से हम कहें कि जी इतनी आसानी से स्पेशल जेआईटी तो आपके ख्याल के अंदर जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है उसमें क्या इशारे मिल रहे हैं? देखिए, इशारे नहीं मिल रहे, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि फर्दर प्रोब की हैं, लेकिन ये प्लान मर्डर को
इस चीज़ को फैक्ट को प्रूव करने के लिए अभी बड़ा जेआईटी को काम करना होगा इतना, क्योंकि उसमें जो मैंने देखा है कि जो उनकी स्टेटमेंट है तकरीबन एक दूसरे से मिलती ही थी, चाहे वो सलमान इकबाल की हैं, चाहे वो वकार की हैं, चाहे उसके भाई की हैं, इसके अलावा जो कीनियन जो पुलिस वाले हैं, छोटा थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत बड़ी कोई कंट्रडिक्शन नहीं आई जिससे हम ये कहें कि उससे ये हो कि जी बिल्कुल अब चीज़ जो है वो पता चल गया कि प्लान बना। उसमें एक दो बातें ऐसी हैं ना, जैसे उन चेस्ट में गोली लगी हुई है लेकिन पीछे जो सीट है उसको नहीं है, वो डैमेज नहीं है, या अगर पीछे से चली है तो पीछे पहले सीट को लगती फिर निकल और दूसरी बात है गोली यहाँ से निकली है, शटर हुआ है आपका स्कल, मतलब तो अनफॉर्चुनेट है ना, उसका फ्लैश जो है वो नहीं है, और जो ड्राइविंग सीट है वहाँ खून का धब्बा तक नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें बात उन्होंने की तो पुलिस वाले ने कहा जी हमें तो जो है वो ये भी वैसे अंधेरा था, हमें तो पता ही नहीं था। अब ये क्या कि आपने फायर एक साइड पे मारे, दूसरी साइड पे मारे नहीं कि जी हमने तो ऐसे ही फायर, यानी जहाँ ड्राइवर था उस साइड पे भी लगा नहीं, वो चीज़ें हैं लेकिन ड्राइवर महफूज है। देखिए हमेशा फिर ड्राइवर जो है वो लेके चला जाता है, मारा जाता है, बंदों को नहीं मारा जाता। ये नहीं लगा, टायर को भी लगी, टायर को भी लगी है, लेकिन बंदों को इस तरह नहीं मारा जाता, गाड़ी के टायरों को मारा जाता है। देखिए नासिर साहब, इसमें फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट ये है कि या तो वो मूविंग जो है व्हीकल उसके अंदर उनको हिट नहीं हुआ है, ये या तो करीब से गोली मारी गई है या गाड़ी के बाहर से मारी गई है, बाहर मारी गई है, ठीक है ना। ये है फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट। तो इसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है ना वो कहते हैं कि मर्डर है ये, इट इज़ नॉट टारगेटेड मिस्टेकन आइडिंग, हाँ टारगेटेड किलिंग है, नॉट वो क्या कहते हैं। फिर उसमें जो है वो वकार साहब जो हैं उनकी अहलिया का भी बड़ा डिस्कस है उनके हवाले से कि वो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और फिर जो है वो शूटर भी हैं और वो सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ बैठी रही, जो उसकी सेकंड वाइफ है वकार ये अभी जो ये स्पेशल जीआईटी है ना, इसने जब ये शुरू करेगी चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ कि उससे पता चलेगा कि ये प्लान किस तरह है, क्योंकि वो जो मैं वो कह रहा हूँ कि उनकी जो स्टेटमेंट थी ना कि जी वकार का जो भाई है वो कहता है गाड़ी में उस तरह आया, वो मैंने उसे कहा कि तुम फार्म पे आओ, वो भी यही कह रहा है कि फिर मैं छुप गया, वो दोनों चीज़ें। फिर सलमान इकबाल का ये था कि मैं बाद में मेरी वकार से बात हुई जब मर्डर हो गया था, ये कत्ल हो गया था अरशद साहब का। तो ये वो चीज़ें कि मैं कह रहा हूँ उनमें कोई मुझे तजाद नहीं लगा, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें है कि जो गाड़ी के अंदर जो मारा गया है और सिर्फ वहाँ तो फिर तफ्तीश तो वहीं से शुरू होगी ना कि जिनके पास अरशद शरीफ रह रहे थे तो वहाँ से तफ्तीश शुरू होगी, जैसे कि वहीं से प्राइमरी एविडेंस तो वहीं पे ही है, कीनिया में है। 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी यानी जब गोली लगी तो वो वहाँ से लेके वो फॉर्म तक लेके आए, हॉस्पिटल नहीं लेके। असल बात ये कि लेकिन वो भाई कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि वो उन्होंने कहा इंजर्ड है, तो मैंने कहा फौरन फॉर्म पे आओ, ये तो बात देखें ये फैटल गोली लगना है, फैटल इंजरी है। आपके साथ वाली सीट पे किसी बंदे को होल जो जिस तरह से गोलियां लगी हुई हैं, आपको नहीं पता होता कि उसकी क्या हालत है। वो वकार का ये भी था कि जब हम आए तो वो भाई मेरा छुप गया किसी जगह फॉर्म पे, जब गाड़ी खड़ी करके ना, तो फिर हमने निकाला, फिर पुलिस उसके बाद घंटा बाद आई। तो देखें बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह करे कि स्पेशल जीआईटी जो है वो चलें। स्पेशल जीआईटी के सामने बहुत सारे सवाल हैं। वो रूडा का भी जजमेंट आया था यार, सनात कुछ पता है? वो रूडा जो इमरान खान साहब, जजमेंट तो नहीं आया था। नहीं इस लाहौर हाई कोर्ट का तो आया था ना, जिसके अंदर रूडा को स्क्रैप कर दिया था। 25 जनवरी वो इमरान खान साहब का जो वो वहाँ जा क्यों गए थे और उन्होंने तड़ी लगाई थी कि जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये कैसे इदारे, ये किसान मेरा ख्याल पता नहीं उनकी ज़मीनें का क्या हो रहा है, वो ज़रूरी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्वायर हो रही है, क्या हो क्या रहा है। देखें वो हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट में आपके इजाजुल एहसन साहब का बेंच था, बगैर नंबर के उनके सामने मुकदमे लगे। दो और जज भी थे, दो चले कौन से थे, दूसरे मुनीब अख्तर साहब थे एक तो, और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब थे, और फिर उन्होंने वो स्टे कर दिया था वो फैसला। उसके बाद क्या हुआ, गुम हो गया वो केस, कहाँ गया? अहमद अवैस साहब जो है तैयारी नहीं थी, सारा दिन वो यहाँ पढ़ा के अगले दिन तैयारी नहीं। अच्छा वो फिर आप ऐसे ही कह देंगे कि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद स्टे मिला था, ये भी ना कह देना। नहीं वो, लेकिन उस वक्त देखें अटॉर्नी जनरल जो थे ना खालिद जवेद, उनके भी बड़े बड़े जो है वो उन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट के लिए बड़े काम किए हैं। मेरा ख्याल है उनको भी समन किया गया था इस केस में, जब केस के दौरान जब ये
तो उससे पहले भी आप देखें तोशा खाना में भी इमरान खान ने कहा कि अब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, जो है अब डिफेंड करें कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। नहीं वो केस कहाँ गया इतने अरसे से, उसके बाद हुआ क्या उसका, सर क्या क्यों बात सुप्रीम ये कोर्ट में है, गुम क्यों हो गया वो, उसके बाद ये बताएं मुझे उसकी अब गुमशुदा है या उसके बाद केस लगा नहीं है वैसे। हाँ क्यों, ये मैं वही कह रहा हूँ, आप कहते हैं ये क्यों, ये चीफ जस्टिस से पूछे। अच्छा वो मुनाल वाला जिसपे वो स्टे किया था अपना इजाजुल एहसन साहब का बेंच ने, हाँ वो केस फिर दोबारा लगा नहीं, वो काम हो गया है, स्टे काम चल रहा है, यानी स्टे यानी विकेट हो जाए, आपको जो है काम करने की इजाज़त दे दी जाए, फिर क्या है फैसला फाइनल आए ना आए, अगलों को क्या मसला है। मुनाल भी चल रहा है, रूडा भी चल रहा है, तो ऐसे काम के लिए वैसे बेंच 4 में ही मामलात क्यों, ये दोनों मामालात में उस वक्त गए थे इसमें। ये नासिर ये 4 नंबर बेंच की अहमियत क्या है? बहुत अच्छे जजेज हैं 4 नंबर बेंच में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये स्टे वाली जो है ना बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि यार स्टे ले लो और कई सालों तक स्टे पे चलो, स्टे पे सालों तक क्यों फिर उसके बाद लगते क्यों नहीं है केस, ये कहानी क्या है इसके अंदर, ये सोचने वाली बात, खोजने वाली बात है। यही बात है ना, यही वजह से और किसी रजिस्ट्रार से पूछें किसी दिन कल जाके, रजिस्ट्रार से जाके ये प्रोग्राम में उनको पूछा जाए कि ये आप जब केस एक दफ़ा मतलब स्टे हो जाता है, स्टे की पॉलिसी क्या है? नहीं होना तो नहीं चाहिए, इतने लंबे अरसे के लिए स्टे नहीं होता। करीम साहब जो हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को वो लंबी चौड़ी जजमेंट लिखी उन्होंने, बट ठीक है आप भाई अगर उनका फैसला कहते हैं कानून आइन के मुताबिक नहीं है उसकी हेयरिंग करें, इतना बड़ा अहम इशू है यार। आप अगर वो नया लाहौर बसा रहे हैं उसमें पोल्यूशन कम करनी है तो तब भी, और अगर उसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है तो तब भी, दोनों सूरतों में इशू तो बड़ा है ना यार। वैसे ऑरेंज लाइन में स्टे दिया था इन्होंने नून लीग को दौर में सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल तो शुरू में काम रुकवा दिया था, 9 महीने के बाद जजमेंट आई थी, एक साल फैसला रोक रखा था। वही मैं कह रहा हूँ, और वो 9 महीने जाया किए थे। इमरान खान साहब गिले करते देखें बंद तो गया ना, आज देखें और आपको महंगा तो हो गया ना प्रोजेक्ट, एस्केलेशन होगी ना, कॉस्ट एस्केलेशन होगी। अब ये कहते हैं और रेकोटिक कहाँ गया, रेकोटिक कहाँ गया? वो तो सुना था कि जुमे को आ रही है कोई, इसी वो इस हफ्ते हफ्ते का एक्सपेक्टेड था, यही इतलात थी कि आना था फैसला, क्योंकि इंटरनेशनल जो कंपल्शन जो हालात हैं उसमें आपने देना ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर आपका दिन का जो है वो जुर्माना होगा, तो वो इतलात डेली का जुर्माना है। इतलात अगर आप एक दिन भी लेते हैं $7 million डेली। बात ये थी कि मे बी जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उनकी वो बेंच में नहीं है, तबीयत नासाज है या क्या, तो वो उन्होंने शार्ट ऑर्डर लिखना था मेरे ख्याल है, तो वो नहीं है 2-3 दिन। तो जब जब जेन में आपको मैं कहूँ कि जी फ़लाँ चीज़ आपने फ़लाँ स्टोरी आपने करनी है, एक मैंने करनी है, और आप जब अवेलेबल नहीं हो तो फिर जब मैं शुरू करूँगा तो थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा ना, कि आप तो नहीं है अवेलेबल, तो मुझे नोट बनाते करते सारा कुछ चीज़ ना, फिर मैं ऊपर से जो है एक ड्राफ्ट लिखूं फिर उसको फाड़ दूं, फिर दूसरा लिखूं फिर उसको फाड़ दूं, लेकिन ये फिर जज मुझे ताने मारे कि जी एनिवर्सरी आ गई साल का, केक भेजूं। मैं कयूम साहब पहले दिन से जो था ना फेयरवेल टू आर्म का जो लास्ट वो पेज है ना वो 100 दफ़ा लिखा गया था और फाड़ा गया था, उसको छोड़ें। अच्छा असल चीज़ है कि फाइनल फाइनल ऑर्डर पहले दिन नहीं, लेकिन ये देखे ना नासिर साहब, ये भी हिस्ट्री है ना कि आपको पता है ना कि फिर वो कौन कहता था कि वो क्या उसका एनिवर्सरी का केक भिजवाऊं। देखें वो अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि रेकोडेक का मामले को लंबा ना करें, खुदारा इसमें बहुत से और भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जल्दी करें। अब देखें ना कुदरत से ये चीज़ हो गई है, डिले हो रहा है। क्यों नहीं आ रही आज, क्यों नहीं आ रहा फैसला? फिर तो अल्लाह करे कल परसों आ जाए तो अच्छा है मुल्क के लिए। मुर्शद बहुत शुक्रिया आपका, मुर्शद आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये मुर्शिदों की महफिल से इजाज़त दीजिए लाने के बाद।